हेलो स्टूडेंट। पीछे लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय की 4 अवधारणाएं पढ़ी थी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। उसके बाद में हम और दोनों पर हमने उसको अध्ययन किया था, मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर भी। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पीछे जो वीडियो है, जो पीछे जो लेक्चर हुआ है उसको पढ़ना या देखना अति आवश्यक है, अन्यथा ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो देखते हैं। ये नेशनल इनकम के ही कंसेप्ट है हमारे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर हमने पीछे 4 अवधारणाएं पढ़ ली थी। कौन कौन सी अवधारणाएं हमने पहले पढ़ी? जीडीपी, दूसरी अवधारणा पढ़ी हमने जीएनपी, तीसरी अवधारणा हमने पढ़ी एनडीपी और चौथी अवधारणा एनएनपी। और इन चारों अवधारणाओं को हमने दो तरह से अध्ययन किया था। जीडीपी को हमने मार्केट प्राइस पर भी ज्ञात किया, फैक्टर कॉस्ट पर भी। जीएनपी को हमने मार्केट प्राइस पर भी ज्ञात किया, फैक्टर कॉस्ट पर भी। इसी तरह से एनडीपी और एनएनपी, इन दोनों को हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पर ज्ञात किया। उस समय मैंने आपको बताया कि एनएनपी, जब हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की सबसे विशुद्ध परिभाषा जो है, श्रेष्ठ परिभाषा जिसे कह सकते हैं, उत्पादन के निष्पादन की दृष्टि से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे मानी जाती है। इसीलिए हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम मान लेते हैं। वैसे ये सभी नेशनल इनकम की अवधारणाएं ही है। अब हम पांचवा पॉइंट, इसके अंदर जो पांचवा कंसेप्ट हमारा वो देखते हैं, वो है निजी आय का। निजी आय, ये निजी आय क्या चीज होती है? प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम, निजी आय। देखो, प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं? 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है। एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित। लगभग अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनमें हो सकता है कि कोई पूंजी बहुल अर्थव्यवस्था हो, कोई समाजवादी बहुल अर्थव्यवस्था हो। तो विशुद्ध रूप से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो बहुत कम है। या तो आपको समाजवादी बहुल मिलेगी या पूंजीवादी बहुल। तो कुल मिलाकर जो है लगभग अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। किसी भी देश की बात करें, वहाँ निजी व्यक्ति भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ की सरकार भी कार्य कर रही है। मिक्स रूप से जो दोनों उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, दोनों की पूंजी लगी हुई है। तो भारत की बात करें तो भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश की जो नेशनल इनकम है उसके अंदर निजी क्षेत्र की भी आय होगी और सरकारी क्षेत्र की भी आय होगी। हमने जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात किया, इस एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर निजी क्षेत्र की भी आय है और सरकारी क्षेत्र की भी आय है। दोनों ने मिलकर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है, दोनों की आय से मिलकर जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो बना है, यानी कि दोनों की आय इसमें सम्मिलित है। अब अगर आपको निजी आय ज्ञात करनी हो तो इसका मतलब ये होगा कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम में वह आप तत्व घटाएंगे जो अपने सरकारी क्षेत्र की आय का सोर्स माने जाते हैं और वह जोड़ देंगे जो निजी क्षेत्र की आय का सोर्स माना जाता है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण कि एन आई जो है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर 100 रुपए है। अगर इसमें हम ये कहें कि सरकार की आय इसमें 50 रुपए है या 40 रुपए है, तो जब आप नेशनल इनकम दोनों को मिलाकर 100 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, इसमें हमने सरकार की उद्यम वृत्ति और संपत्ति से जो आय प्राप्त होती है उसको निकाल दिया, तो पीछे किसकी बच गई? पीछे निजी क्षेत्र की तो आय बच गई ना। 100 रुपए दोनों का योग है, उसमें 40 जो है वो सरकारी क्षेत्र का है, तो इसका मतलब पीछे 60 जो बचा है वो किसका है? निजी क्षेत्र का ही हुआ ना। परंतु निजी क्षेत्र के अंदर इतना ही नहीं, कुछ ऐसी मदें भी होती है जो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती, उनको हम यहाँ जोड़ेंगे। जैसे हस्तांतरण भुगतान वगैरह जो है वो निजी क्षेत्र की आय का सोर्स होता है, वो नेशनल इनकम में पहले शामिल नहीं था, इसलिए हम उसको बाद में जोड़ेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है। कौन सा सूत्र होगा? देखो,
आपको प्राइवेट इनकम ज्ञात करनी है, निजी आय ज्ञात करनी है, तो हमें कौन कौन सी मदें घटानी है और कौन कौन सी जोड़नी है, किसमें, नेशनल इनकम में। एनएनपी फैक्टर पोस्ट यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में हम क्या क्या चीजें जोड़नी कौन सी है, जो निजी क्षेत्र की आय होगी। तो निजी क्षेत्र को आय एक तो हस्तांतरण भुगतान से प्राप्त होती है। ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान के अंदर विभिन्न तरह के कोई पेंशन है, भत्ते है, इस तरह की जो स्थितियां प्राप्त होती है। अपने हस्तांतरण भुगतान के अंदर किन चीज़ों को शामिल करेंगे हम, हस्तांतरण भुगतान के अंदर कोई पुरस्कार मिल गया, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वगैरह मिल गई, किसी तरह का भत्ता मिल गया, ये सब चीज़ें जो हस्तांतरण भुगतान में आती है। हस्तांतरण भुगतान जो है वो भी दो तरह से प्राप्त होते हैं। हमारे ही देश की सरकार द्वारा भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, या किसी व्यक्ति को, अपने देश का नागरिक है, उसको ये चीज़ें विदेशों से भी प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब हस्तांतरण भुगतान दो तरह के हो गए, एक गवर्नमेंट के और एक विदेशी क्षेत्र के। तो फॉरेन हस्तांतरण भुगतान भी हो सकते हैं, इन दोनों को हम इसमें जोड़ेंगे। सरकारी हस्तांतरण भुगतान, इसको जोड़ दिया सरकारी हस्तांतरण भुगतान को। इसी तरह से प्लस जो विदेशों से हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होता है वह भी जुड़ेगा। विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, या सीधा लिख दो विदेशी हस्तांतरण भुगतान, विदेशी हस्तांतरण भुगतान, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। दोनों चीजें जुड़ गई। देखो इसको हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं था, लेकिन ये निजी क्षेत्र की आय होती है, इसलिए हमने इसको नेशनल इनकम में जोड़ा है। पहले ये नहीं जुड़ा हुआ था। आपके क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल नहीं होती, तो वहां ये मद लिख सकते हो आप कि हस्तांतरण भुगतान है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, हम इसको निजी आय में शामिल करते हैं। तो अगर आप अलग अलग न लिख के सीधा हस्तांतरण भुगतान लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि जब कई बार न्यूमेरिकल आता है तो सीधा हस्तांतरण भुगतान भी दिया होता है, तब हम सीधा एक ही मद को जोड़ देंगे। कई बार हस्तांतरण भुगतान डिवाइड करके सरकारी कितना है, विदेशी कितना है, अलग अलग दिया होता है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग यहाँ लिख देते हैं। वहाँ अगर ये न्यूमेरिकल में मदें अलग अलग हैं तो आप इनकी अलग अलग जो है अमाउंट उसके अंदर न्यूमेरिकल में फिल करेंगे। तो यहाँ ये मद जो है दोनों, चाहे सरकार से कोई हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हो रहे हैं, छात्रवृत्ति, भत्ते या किसी तरह के कोई पुरस्कार वगैरह मिल रहे हैं, या विदेशों से मिल रहे हैं, ये किसकी आय होती है, निजी क्षेत्र की आय होती है, इसलिए हमने इसको इसमें जोड़ दिया। इसी तरह से सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, ये भी जुड़ जाएगा, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज ये जुड़ेगा। देखो ये ऋण कौन सा है, सरकारी ऋण है, सार्वजनिक ऋण है, सरकार ऋण ले रही है, तो ब्याज कौन दे रहा है, सरकार ब्याज दे रही है। देश के अंदर दो क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र और प्लस सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र को उधार चाहिए, ऋण चाहिए, तो वो या तो देश के निजी क्षेत्र से लेंगे या फिर विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी लिया जा सकता है। तो सरकार ने निजी क्षेत्र से उधार लिया, सार्वजनिक ऋण लिया, उस पर ब्याज किसने दिया, सरकार ने दिया, उधार किसने दिया, निजी क्षेत्र ने। तो ब्याज कौन दे रहा है, सरकार। ये आय किसकी हुई, ये जो सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, निजी क्षेत्र को मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र अगर सरकार को उधार देता है तो उस पर सरकार जो ब्याज का भुगतान करेगी वो निजी क्षेत्र की आय का सोर्स होगा। तो हम इसमें तीन मदें जोड़ेंगे, ये ध्यान में रखना, नेशनल इनकम में तीन मदें जोड़नी है। कौन कौन सी, सरकारी हस्तांतरण भुगतान, विदेशी हस्तांतरण भुगतान और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। अब घटाना क्या है, नेशनल इनकम में तो सभी की आय थी, निजी क्षेत्र की भी थी, सरकार की भी थी। तो हमें क्या करना है, इस नेशनल इनकम में वो आपको मदें घटानी है जो सरकारी क्षेत्र की आय थी, जैसे सार्वजनिक उपक्रम व सरकारी उद्यम वृत्ति जो है, सरकारी संपत्ति लिख लीजिए, चाहे सार्वजनिक संपत्ति व उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय,
यानी कि सरकार की संपत्ति से अगर सरकार को आय प्राप्त हो रही है जो कि नेशनल इनकम में शामिल थी, या सरकार स्वयं एक उद्यमी बनकर, मालिक बनकर, फर्म का मालिक बनकर काम करती है, उससे उसको आय प्राप्त हो रही है, वो इसमें शामिल थी। चूंकि ये सरकार की आय है तो हमें तो निजी क्षेत्र की आय चाहिए, इसलिए हमने इसमें से इसको घटा दिया। एक मद और हम घटाएंगे इसके अंदर, माइनस कौन सी, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान ये भी किसकी आय का सोर्स होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की आय का सोर्स होता है, निजी क्षेत्र की आय का सोर्स नहीं है ये, तो इसलिए हम इसमें से इसको घटाएंगे। सामाजिक सुरक्षा अंशदान क्या है, जैसे कोई भविष्य निधियां हैं या फिर जीवन बीमा है, ये सब चीजें जो है वो इसमें आती है। ये हम जो जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि के लिए जो अंशदान देते हैं उससे भी सरकार आय प्राप्त करती है, जो कि निजी क्षेत्र की आय नहीं होती, सरकार की आय होती है। इसलिए हमने नेशनल इनकम में से इस मद को भी घटाया है। अब आपको देखो सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि नेशनल इनकम में 3 मदें जोड़नी है, क्योंकि निजी आय का टॉपिक किसी भी तरह से घुमा के नहीं आएगा। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तो जैसे नेशनल इनकम दे दी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ कुछ भी दे दी, सरकारी हस्तांतरण भुगतान दे दिया, विदेशी हस्तांतरण भुगतान दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों मदें भी दे दी, तो आपको क्या करना है, इन 3 मदों को जोड़ना है नेशनल इनकम में, इन 2 को घटाना है। कई बार कोई एक मद नहीं भी दी होती, जैसे मान लीजिए विदेशी हस्तांतरण भुगतान नहीं दिया हुआ, तो आप सूत्र फिर इतना ही लिख दोगे। न्यूमेरिकल जब करते हो उसमें कह रहा हूं, अगर आपको सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप सूत्र सिर्फ इतना कर देंगे इसमें, इसको हटा दीजिए। और अगर आपको ये सब मदें जो है इनके मान दिए हुए हैं तो आप टोटल फॉर्मूला जो है हमारा ये लिखेंगे, ये है हमारे निजी क्षेत्र की आय का सूत्र। अब नेक्स्ट देखो, निजी आय के बाद में, निजी आय के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, या अवधारणा है, छठी अवधारणा, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम किसे कहते हैं, व्यक्तिगत आय, इसमें कुछ मदें घटती है। जैसे हम अगर ये पर्सनल इनकम, ये प्राइवेट इनकम, पीआई से कहते हैं। व्यक्तिगत आय अगर आप ज्ञात करोगे तो आपने जो निजी आय ज्ञात कर रखी है, व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी है, जो आपने निजी आय ज्ञात करके इसमें से 2 मदें घटेगी, एक अवितरित, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अवितरित निगम लाभ, ये घट जाएगा, और माइनस निगम कर या निगम लाभ कर भी बोल सकते हो, निगम लाभ कर, ये घट जाएगा। ये दोनों मदें निजी आय में से घटेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि निजी आय में से अवितरित निगम लाभ को घटाना है और निगम लाभ कर को घटाना है। तो अगर आप निजी आय में से ये दोनों मदें घटाएंगे तो हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होगी। अब ये है क्या चीज, देखो एक उद्यमी जब उत्पादन करता है तो वो उत्पादन के साधनों में बढ़ जाता है। जैसे उत्पादन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं, श्रम चाहिए हमें, पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, और हमें उद्यमी चाहिए, फर्म का मालिक। अब इसमें देखो श्रम का प्रतिफल क्या होता है, मजदूरी या वेतन हो सकता है उसका। पूंजी पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त होगा। भूमि पर हमें रेंट प्राप्त होगा, ठीक है, लगान प्राप्त होगा। और उद्यमी जो है उसको अंत में लाभ या हानि कोई भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो दीर्घ काल में हमेशा लाभ ही होता है, हानि शॉर्ट टर्म में हो सकती है। उद्यमी जो है उसको लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ जो है ना उसके 2 हिस्से होते हैं। लाभ के 2 हिस्से कौन से होते हैं, एक तो लाभ का वह हिस्सा जो अवितरित है, यानी कि जो बांटा नहीं जाता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक हिस्सा वह होता है लाभ का जो बांट दिया जाता है, जिसको आप लाभांश बोलते हैं, लाभांश। क्योंकि आजकल जो कंपनियां होती है वो संयुक्त स्कंद कंपनियां होती है लगभग, यानी कि सबका उसके अंदर सबका क्या, बहुत लोगों का उसमें पैसा लगा होता है। तो संयुक्त स्कंद कंपनियां वह कंपनियां होती है जिसमें आप भी अपनी हिस्सेदारी लगा सकते हो। तो
इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट होगा, जिसने जितनी हिस्सेदारी लगा रखी है, उसको जो लाभ हुआ है उसका उसको उतना ही अंश, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसको उसका अंश मिल जाएगा। तो ये लाभांश वो है। लेकिन अब जो अवितरित है, जो नहीं बांटा जाता, देखो टोटल जितना प्रॉफिट हुआ उसमें वह हिस्सा जो बांट दिया लाभ के रूप में अपने शेयरधारकों में, वो लाभांश है। और जो नहीं बांटा उसको हम क्या कहते हैं, अवितरित लाभ। नहीं बांटने का नहीं बांटने का कोई भी कारण हो सकता है, मतलब ये एक उस कंपनी के लिए निश्चित कोष हो सकता है कि जैसे मजदूरों के लिए बीमा करवाना है, ठीक है, उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, ऑफिस बनाना है, भवन निर्माण करना है, अपने कारखाने की कोई बिल्डिंग तैयार करनी है। तो उस फैक्ट्री, कारखाने या उस उपक्रम के, उस उद्योग के, ठीक है, विकास के लिए जो है ये राशि रखी जा सकती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कंपनी चलती है उसके जो खर्चे होते हैं उनके लिए एक हिस्सा जो है वो रख लिया जाता है अलग से, वो है अवितरित लाभ। यानी कि लाभ का ऐसा हिस्सा जो नहीं बांटा गया, ये कुछ 5%, 10% अलग अलग हो सकता है, ये तो एक हिस्सा रख लिया जाता है। लाभांश बाकी जो है वो सब खर्चे निकालने के बाद, ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा आदि, उनके मजदूरों को कोई भत्ते देने हैं, कोई और इस तरह की कोई पुरस्कार देने हैं, वो सब निकाल कर जो है जो शेष हिस्सा बचेगा वो लाभांश के रूप में जो है वो बांट दिया जाएगा। अब यहाँ वही अवितरित निगम लाभ है, इसको घटाएंगे हम। और निगम लाभ कर, निगम के प्रॉफिट पर जो कर लगता है उसको हम कहते हैं निगम कर या निगम लाभ कर। ये प्रत्यक्ष कर है, इसको भी हम घटाएंगे। तो निजी आय में से अवितरित निगम लाभ और निगम लाभ कर जब आप घटाओगे तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी, इसको कहते हैं व्यक्तिगत आय। तो यहाँ व्यक्तिगत आय पढ़ी हमने, निजी आय पढ़ी। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर नेक्स्ट है हमारी खर्च योग्य आय। अगर आपको खर्च योग्य आय याद करनी है, खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय, या फिर आप इसको प्रवर्त्य आय भी बोल सकते हो, प्रवर्त्य आय, प्रयोज्य आय, निवृत्य आय, कई नाम है इसके, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम है। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है डिस्पोजेबल इनकम को? तो डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको ज्ञात करनी है, डिस्पोजेबल इनकम, तो जो पर्सनल इनकम थी, व्यक्तिगत आय थी, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर कितना दिया? व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर जो है एक तरह से इनकम टैक्स ही है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में होता है। डायरेक्ट जो है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही उसका भुगतान करना पड़ता है। अंतिम दबाव और अंतिम भार सब कुछ उसी पर होता है। करापात, कराघात सब जो है उसी व्यक्ति पर होता है, अपने इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है, ठीक है ना। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्तिगत आय में से घटाएंगे, या फिर कोई फीस व जुर्माने, कोई जुर्माना लग गया आप पर, उस पर्सनल व्यक्ति पर, ठीक है, जुर्माना लग गया, कोई फीस लग गई, वो भी घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये व्यक्तिगत आय है, ठीक है, इसमें से मैंने 10 रुपये टैक्स दे दिए, मुझ पर 5 रुपये कोई फीस व जुर्माना लग गया। अब मेरे पास खर्च करने योग्य आय कितनी है? 15 रुपये तो मैंने दे दिए, खर्च करने के लिए मेरे पास कितने हैं? 85 रुपये तो है ना, 85 रुपीज है। तो 85 रुपीज जो है ये क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि इनको अब मैं खर्च कर सकता हूँ। 100 तो नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, हो सकता है कोई फीस जुर्माना भी लग गया हो, नहीं लगा तो इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को हम घटाएंगे, फीस जुर्माने को घटाएंगे, तो पीछे जो बचा 85 रुपये, ये क्या चीज है? खर्च करने के लिए हमारे पास बची हुई आय है। इस तरह से आप डिस्पोजेबल इनकम का ये सूत्र ज्ञात कर सकते हो। एक सूत्र और भी कर सकते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम के। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, हमारे पास 85 रुपये है खर्च करने के लिए, कोई जरूरी तो नहीं
कि मैं 85 के 85 रुपए खर्च करूं। हो सकता है मैंने उसमें 60 रुपए खर्च किए हो, मैंने उसमें 25 रुपए बचा भी लिए हो, यानी कि खर्च योग्य आय जो है वो मैंने कितना उपभोग किया और कितनी बचत की उनका योग भी होता है। जैसे अभी उदाहरण जो दिया था, व्यक्तिगत आय 100 थी, कर लगा 10 और फीस व जुर्माना दिया 5, तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी? 85 रुपए। अब इस 85 रुपए में मैंने मान लीजिए कि 60 रुपए तो खर्च कर दिए, उपभोग कर दिया, और 25 रुपए मैंने बचा लिए, यानी कि दोनों का योग कितना बना? 85। तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो है उसका सूत्र ये भी हो सकता है, ये उपभोग है। ये कौन सा उपभोग है? व्यक्तिगत उपभोग। हमने इसमें से कुछ तो उपभोग कर दिया, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो पर्सनल उपभोग कर दिया, और कुछ मैंने इसमें से व्यक्तिगत बचत कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत बचत, कंजप्शन और जो सरप्लस है या सेविंग है, इन दोनों का योग भी डिस्पोजेबल इनकम के बराबर ही होता है। डिस्पोजेबल इनकम के ये दो सूत्र हो गए। व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, अगर आपको फीस जुर्माने आदि न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं तो वो भी घटा सकते हैं, या आप सीधा इसका ये कंसेप्ट करो, थ्योरी में करो तो भी आप ये सूत्र में लिखना ही है। डिस्पोजेबल इनकम का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर आपको व्यक्तिगत उपभोग दे रखा है, व्यक्तिगत बचत भी दे रखी है, तो आप इन दोनों का योग करके इसको ज्ञात कर सकते हो सीधा। तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो 8वीं अवधारणा है, वो लास्ट अवधारणा हमारी कौन सी है? वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, 10th क्लास में भी आ चुका है। प्रति व्यक्ति आय अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय भी, राष्ट्रीय आय कौन सी? वही NNP फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम क्या करेंगे? देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, उसका भाग दे देंगे। राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे? कुल जनसंख्या का भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी? पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज प्रति व्यक्ति जो है वो कितनी इनकम प्राप्त कर रहा है वो हमें प्राप्त होगी। ये हमारे मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा अपने वास्तविक आय, मौद्रिक आय ये भी है। तो सिलेबस के अंदर आपकी यही टॉपिक है। आज जो है 4 महीने पहले करवाए, GDP, GNP, NDP, NNP, और ये 4 टॉपिक जो है निजी आय, व्यक्तिगत आय, खर्च योग्य आय और प्रति व्यक्ति आय, ये हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो इस तरह से हमारी नेशनल इनकम की सभी अवधारणाएं जो वो हो चुकी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम का, क्योंकि इसके अंदर या तो आपको सीधी इस तरह से ये अवधारणाएं पूछ लेगा कि राष्ट्रीय की अवधारणाएं बताइए, आपको ये सूत्र लिखने हैं, थ्योरी करनी है इसके अंदर, लेकिन बहुत बार जो है न्यूमेरिकल दे देते हैं। उस कंडीशन में भी हमें ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो न्यूमेरिकल अब कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ आपको। तो न्यूमेरिकल करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको ये 8 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको उससे पहले 3 चीज़ें, सकल शुद्ध में क्या अंतर होता है, सकल शुद्ध में क्या अंतर होता है, राष्ट्रीय घरेलू में क्या अंतर होता है, और बाजार कीमत और जो साधन लागत है उसमें क्या अंतर होता है, ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्ट जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगे तब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल का डालते हैं, तब तक आप पीछे के जो वीडियो हैं जो एक राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के और सकल शुद्ध, घरेलू, राष्ट्रीय और साधन लागत और बाजार कीमत में अंतर के, ये 2 वीडियो आवश्यक रूप से देखना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो समझ में आएगा। धन्यवाद।